अभी अभी यूनियन बजट पास हुआ है, तो सर उसमें सरकार ने बहुत सारी कटौती की है सर, जैसे सब्सिडीज़ हैं, इनफैक्ट MG नरेगा है, तो उसमें भी सरकार ने कटौती की है। तो उसका रीज़न ये दिया गया है कि फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई इज़ इट रिक्वायर्ड to reduce the physical deficit at all? That what should be the role of media or press in national development or nation building and protection of the rights of citizens. सलमान खान जब अरेस्ट हुआ वो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से अरेस्ट हुआ। एज मीडिया जो है एक नेशन बिल्डिंग में, एक अवेयर नेशन बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो एज ए स्टूडेंट्स हम उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्या एक्शंस ले सकते हैं? जो प्रेजेंट स्टेटस है वीमेन का पॉलिटिक्स में और जुडिशरी उसके बारे में, जैसा कि हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल 3 वीमेन जजेस है और कोई भी CJI अभी तक वीमेन नहीं बनी है। और पॉलिटिक्स में हम देखें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जहाँ उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे भी पंचपति जैसे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्यों हो रहा है? कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के बीच में अब विवाद चल रहा है, तो क्यों कार्यपालिका न्यायपालिका की कॉलेजियम व्यवस्था के लिए समर्थ नहीं है? क्यों बार बार उसके ऊपर सवाल करती है? जो BBC डॉक्यूमेंट्री और नरेंद्र मोदी है, इसके ऊपर मतलब पहले तो इसे इंडिया में बैन क्यों किया गया और इसके मोदी जी के करैक्टर पर क्या इसका इफेक्ट पड़ा है? हम भी पड़ताल कर रहे हैं इसकी कि 80 करोड़ लोग कौन है। अभी जो 2023 का जो बजट की घोषणा हुई उसके अंदर ये बताया गया कि पहले जो आम आदमी की इनकम जो थी 5 लाख रुपए थी, वहाँ तक टैक्स लगता था। अब 2023 के तहत ये बात हुई है कि 7 लाख तक टैक्स लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से ये बात हुई है कि आम आदमी की सेविंग बढ़ेगी। लेकिन वहीं सर दूसरी तरफ जैसे कि आम आदमी की जो दैनिक जीवन में जो नेसेसिटी वाली जो थिंग्स है, जैसे कि पेट्रोल डीजल, वहाँ पर आज की तारीख में रेगुलरली सर उनके दाम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर GST लगानी चाहिए जिससे दाम कम हो, यहाँ पर टैक्स नहीं लग रहा है। तो सर कहीं ना कहीं ये सरकार की मोनोपोली हुई। तो इस पर सर आप क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार एवरीबॉडी। देश के पत्रकारिता जगत के बड़ी शख्सियत हमारे बीच में है, और जब आपका सीकर से गुजरना हुआ और हमें पता चला तो हमने विशेष निवेदन किया कि हमारे स्टूडेंट्स से आप मुखातिब हों। तो इसी निवेदन को आपने स्वीकार किया और आज हमारे बीच में जो शख्सियत है वो श्री ओम गौड़, जो दैनिक भास्कर नेशनल हेड है, और पत्रकारिता के लिए आपका नाम बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि की चर्चा जब अपन करते हैं तो आपकी बहुत सारी खबरें, बहुत सारे राइटअप्स ऐसे देश और दुनिया में चर्चित हुए। आपको उन लेखों के आधार पर अमेरिका में पुरस्कृत किया गया है, बॉम्बे में बड़ा रेडिंग पुरस्कार दिया गया है। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कोविड के समय आपने जो आक्रामक पत्रकारिता की, उसने देश स्तर, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर दोनों पर ही प्रशासन का, सरकारों का ध्यान आकर्षित किया। उस आक्रामक पत्रकारिता का ही एक उदाहरण आप सभी के सामने है। जब गंगा में लाशों की एक फोटो पूरी दुनिया में वायरल हुई थी, लोग उस फोटो को देख के बहुत भावुक हुए थे। उस खबर को आपने पूरे देश में, दुनिया में प्रकाशित किया। दैनिक भास्कर के बाद में वो खबर विभिन्न इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज में भी आपसे लेकर वो खबर दी गई। तो ऐसी शख्सियत जो कलम की धार, कलम की जो पावर है, कलम का जो प्रभाव है आमजन के लिए, आमजन की सेवा के लिए, उसको आपने अपनाया है। श्री ओम जी गौड़ साहब हमारे बीच में है, नेशनल हेड दैनिक भास्कर इंडिया। तो आज हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ जो बच्चे बैठे हैं ये प्रिंस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के साथ UPSC की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। ये सभी आपसे मुखातिब होना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे करना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा 2 शब्द आप उद्बोधन दें और फिर इन बच्चों से सवाल हम लें। मुझे खुद को आज बहुत गर्व है कि मैं आपके बीच यहाँ बैठा हूँ, और चूँकि गर्वता का विषय इसलिए है कि आपने एक लक्ष्य पहले से तय कर लिया। आमतौर पे ग्रेजुएशन करने के बाद आदमी तय करता है कि मुझे करना क्या है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में तय कर लिया कि आपको UPSC में जाना है। ये बहुत बड़ी बात है, और यही एक जो आपका जुनून अंदर जो छिपा हुआ एक लक्ष्य है वो आपको आगे ले जाएगा। मैं अग्रिम बधाई देता हूँ आपको कि जो आप लोग बैठे हैं वो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। लक्ष्य को मत छोड़ना, यही मेरा एक लाइन का वाक्य है। थैंक यू।
सर मेरा नाम प्रवीण सिंह राठौड़, मैं उदयपुर से हूँ। मेरा सवाल है कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में। कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में ये सवाल है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के बीच में अब विवाद चल रहा है। तो क्यों कार्यपालिका न्यायपालिका की कॉलेजियम व्यवस्था के लिए समर्थ नहीं है? क्यों बार बार उसके ऊपर सवाल करती है? इसका एक लाइन का क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स। ओके, जब 4 स्तंभ माने गए, बल्कि मैं मीडिया को अलग कर दूँ, 3 स्तंभ माने गए, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये सिस्टम जब जब टूटेगा तब तब खराब स्थितियां पैदा होगी। अब मान के चलिए, मैं अभी पिछले दिनों एक संत से मिला। उन्होंने मुझे कहा कि मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। उसने कहा मीडिया, प्रेस सत्ता का शत्रु होना चाहिए और प्रजा का स्वर होना चाहिए, वही मीडिया है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि कॉलेजियम में अगर सरकारें तय करने लग जाएगी कि ये न्यायाधीश बनेंगे, तो फिर वो न्यायाधीश किसका काम करेंगे? वो न्यायाधीश डेफिनेटली सरकारों का फैसले करेंगे, तो सिस्टम टूटेगा। आप देखेंगे कि आप कभी कल्पना करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले पेंडिंग होंगे आपके अंदाज से। आप अगर आज एप्लीकेशन लगाएंगे, आपका अगले 2 साल तक नंबर नहीं आएगा। ऊपर से मामले आते हैं, सेम डे सुनवाई। बिल्कुल सर, ये राजस्थान में अभी भी सिस्टम 6000 वही है, यही हाईकोर्ट का सीन है, यही सुप्रीम कोर्ट का सीन है, यही सरकारों का सीन है, यही पॉलिटिक्स ही इसकी एक वजह है। थैंक यू सर। सर माय नेम इज़ रितु कच्छा, मैं जोधपुर से हूँ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। हाँ। और उसमें ना सैन्य आपूर्ति भारत की 60% फसीद है। हाँ। तो यूक्रेन और रशिया के वॉर के दौरान भारत को इकोनॉमिकल के रूप में क्या प्रभाव पड़ रहा है? उनकी सैन्य आपूर्ति कैसे प्रभावित हो रही है? देखिए, कहीं किसी देश में युद्ध हो, आप इसको यूक्रेन और इससे रशिया से मत जोड़िए, कहीं भी युद्ध हो, डेफिनेटली उसका असर पड़ेगा। हमारे पास जो ऑयल आता है, जो हम बात करते हैं, वो हम ज़्यादा रशिया से लेते हैं उससे। और जो प्रिंट में आपके पास एक कागज़ आता है, ये कागज़ भी रशिया से खूब सारा आता है। ओके, तो आप देखेंगे सालों तक, महीनों तक वहाँ डंप पड़ा रहा है यार्ड में, सप्लाई नहीं हो रही थी। तो हमारे जो तेल के भाव इतना कुछ होने के बावजूद भी कम नहीं हो पा रहे थे, उसकी वजह ये युद्ध है। बहुत बड़ा नुकसान होता है कोई भी युद्ध हो। आज कल जो भूकंप आ गया जिस कंट्री में, आप देखिए उस कंट्री का क्या हाल हो गया, तुर्की तबाह हो गया। मैंने पहली बार देखा ऐसा, मैं कल विजेंद्र को बता रहा था कि हमारे यहाँ पे अगर ये भूकंप आता तो मीडिया वाले उस टूटी हुई बिल्डिंग पे चढ़ के कोई तमाशा कर रहे होते। मैंने कल उस देश के एक मीडिया जर्नलिस्ट को रोते हुए जर्नलिज्म रिपोर्टिंग करते हुए देखा, जो रोते हुए सुना रहा था। ये फर्क है। युद्ध किसी भी दिशा में कोई हल नहीं है, युद्ध कोई हल है ही नहीं। गलत है, चाहे मैं करूं, आप करें, घर वाले लड़ रहे, परिवार में हो जाए, मोहल्ले में हो जाए, कहीं भी हो जाए, वो बर्बादी का संकेत है। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर मेरा नाम प्रियंका चौधरी और मैं बाड़मेर से हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, फिर भी आज ये विकसित देशों की श्रेणी में ना आकर विकासशील देशों की श्रेणी में आ रहा है। तो इसको विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम जब बात करते हैं ना भारत विश्व गुरु बन जाएगा, तो आप मुझे बताइए विश्व गुरु अभी कौन है? भारत ही है सर। नहीं, कौन कहता है भारत? विश्व गुरु कौन सा पद है? कहीं है, कहीं पढ़ा आपने? आप IAS की तैयारी करें, विश्व गुरु का पद है क्या कोई? नो सर। है? तो अब कैसे बन जाएगा? ठीक है। क्या होता है कि देखिए, भारत निस्संदेह बहुत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इन्होंने जो सवाल पूछा ना, उस लोकतंत्र में क्या हो गया? ये कॉलेजियम सिस्टम, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सब बीच में कूद गई, तो आपका लोकतंत्र सिमट गया। कोई कहता है कि मैं संविधान के अनुसार चल रहा हूँ, कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। ठीक है, संविधान तभी माना, देश जब संविधान के हिसाब से चलेगा तब मैं उसको लोकतंत्र की तरह चलने वाला मानूंगा, वरना कुछ नहीं। कांग्रेस आएगी, अपना खेल करेगी, चली जाएगी, बीजेपी आएगी, करेगी, चली जाएगी, ये सरकारें आएगी, जाएगी, तमाम तरह की चीज़ें हो जाएगी, और ऐसे ही चलता रहेगा। देश बनता है, राष्ट्रभक्ति किसे कहते हैं? मुझे चलो एक सवाल, मेरा क्वेश्चन है आपसे, राष्ट्रभक्ति क्या है? देश के प्रति सर क्या? Anyone can reply. Anyone can reply. कोई भाई, मैं तो बॉर्डर पर हूँ नहीं, ठीक है,
मैं अपने काम के प्रति ईमानदारी रखूं, वही देशभक्ति है। यस सर। बस यही मेरा योगदान है कि सर मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं जो काम करूंगा बहुत ईमानदारी से करूंगा। ये मेरा देश के प्रति बहुत बड़ा समर्पण है। लेकिन इस समर्पण की भावना की बहुत ज़बरदस्त कमी है। यस सर। ये हमारे इस लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा खतरा ही यही है। थैंक यू सर। Sir, I am Chain Singh Meena from Dausa district of Rajasthan. I want to ask you that what should be the role of media or press in national development or nation building and protection of the rights of citizens in a country? बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। मीडिया, टीवी देख, कितने लोग मेरे ख्याल से टीवी चैनल देखते हैं क्या? Yes, sir. आपको लगता नहीं टीवी चैनल एक तरफा चल रहे हैं? Yes, sir. They are increasing their TRPs and नहीं, टीआरपी छोड़ो आप। मैं ऐसे 100 लोगों को जानता हूँ मीडिया के जो टीवी खोले हुए 4 साल हो गए। उन क्या देखना है इसमें? मैं भी उनमें से एक एजेंडा लाते हैं, डिबेट करते हैं, एक साधु को बैठा दिया, एक संत को बैठा दिया और डिबेट कर रहे हैं। ये कौन सी जर्नलिज्म है? ये क्या जर्नलिज्म है? आप मुझे बताइए, ये कौन सी पत्रकारिता हो? ये पत्रकारिता थी नहीं। पत्रकारिता ये थी, मैं जब सलमान खान जब अरेस्ट हुआ, वो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से अरेस्ट हुआ, हिरण शिकार। मैं किस्सा बताता हूँ आपको, मीडिया का रोल। हमारे पास मेरा घर में जो दूध देने वाला, जोधपुर से हूँ मैं, मेरे घर में दूध देने वाला जो वो आता है विष्णु, उसने दूध देते वक्त मुझे कहा कि सर रात को एक शिकार हुआ वहाँ पे गुड़ा विश्वनाथ में, तो जिप्सी के नंबर ये थे। मैंने जिप्सी के नंबर एक रिपोर्टर को दिए। उस रिपोर्टर जिप्सी के नंबर से ये ट्रेस करके लाया कि ये जिप्सी हम साथ है, फिल्म की शूटिंग चल रही है जोधपुर में, सलमान खान के पास है। इस क्लू के आधार पर खबर बनी और सेकंड डे सलमान खान और उसकी पूरी टीम अरेस्ट हो गई। ये होती मीडिया। मुझे मैं कोई किस्सा बता रहा था जर्नलिज्म का। जोधपुर और जैतारण के बीच में सड़क किनारे पेड़ लगाने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे। ऐसे गड्ढे होते थे पहले कि ऐसा गड्ढा वो बनाया, बीच में जगह रखते जिसमें पेड़ लगाते थे। तो मैं उधर से, मेरे पास एक छोटा सा बाइक था, तो मैं गया, उधर से जा रहा था, तो मैं देख रहा था एक टीम आगे गड्ढे बना रही है, एक टीम पीछे उसको समतल कर दी। अरे मैंने कहा यार ये कैसा काम है यार, मैं ये गड्ढे खोद रहे हैं, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। तो मैं रुका वहाँ पे, मैं उनके पास गया, दोनों पास जो गड्ढे खोद रहे थे। मैंने कहा जब पीछे वाले लोग गड्ढे को समतल कर रहे हैं जो आप खोद रहे हैं, तो आप कर क्यों रहे हो? उसने कहा साहब ऐसा था, पहले ये डबल लेन थी, अब ये 4 लेन में बदल गई है, तो ये गड्ढे 4 लेन में आ रहे हैं। हमारे को टेंडर मिल गया गड्ढे खोदने का, इनको टेंडर मिल गया समतल करने का। तो ये अगर आप खोज के लाओ, निकाल के लाओ, तो वो जर्नलिज्म है। वरना तो मैं छापता रहूँ कुछ भी खबरें, क्या फर्क पड़ता है? तो वो यही चल रहा है। सर मेरा नाम सहदेव बोटलिया है, मैं चूरू से आता हूँ। सर मैं एक ग्रामीण अंचल से आता हूँ, लेकिन शहरी क्षेत्रों के अंदर सर शिक्षा व्यवस्था बहुत अग्रसर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अभी भी शिक्षा व्यवस्था नहीं पहुँच पाती है सर। वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, इसका क्या कारण है सर? इसका कारण सरकार, समझे मेरी बात? हम रास्ते में एक बात कर रहे थे कि पहले सरकारी स्कूलों में जब टीचर का ट्रांसफ़र हो जाता था तो बच्चे इसके विदाई समारोह में रोते थे कि सर का ट्रांसफ़र हो गया, रोते थे और विदाई में पूरा ताकत झोंकते थे। आज वही सरकारी स्कूलों के बच्चे उस टीचर की ट्रांसफ़र के लिए सरकार के पास ज्ञापन लेके जाते हैं, कैसे इसको हटाओ यहाँ से। पहले टीचर टाइम पे भी आते थे, आजकल आप जाके सरकारी स्कूलों में चेक कर लो, कोई टीचर टाइम पे पास आता है क्या? 99% स्कूलों में टीचर वही है जो या तो उस गांव का है या उसके 3 किलोमीटर दूर गांव का है। वो क्या पढ़ाएगा? उसके साथ वो किराने की दुकान चला रहा है, उसके साथ वो ज़मीनों का धंधा कर रहा है, उसके साथ और कोई दूसरा काम कर रहा है। तो उसके दिमाग में पढ़ाई तो लक्ष्य ही नहीं है। बच्चा पढ़ना भी चाहे, कितना भी पढ़ना चाहे, उस टीचर के दिमाग में क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट तेज़ी से खड़े हो रहे हैं? यही वजह है। आप लोगों का यहाँ क्यों, अगर वो सिस्टम ठीक होता, आपके माता पिता क्यों आपके करियर के लिए सोचते? बताइए। कोई बिरले बच्चे होते हैं जो वहाँ से निकल कर कोई स्थान प्राप्त कर ले, सवाल ही नहीं, बता रहा हूँ आपको। तो सिस्टम कोलैप्स कर दिया है, कहीं कुछ नहीं है।
थैंक यू सर। सर मेरा नाम हितेश कुमार कलाल है, मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर मुझे आपसे ये पूछना है सर कि अभी जो 2023 का जो बजट की घोषणा हुई उसके अंदर ये बताया गया कि पहले जो आम आदमी की इनकम जो थी 5 लाख रुपए थी, वहाँ तक टैक्स लगता था। अब 2023 के तहत ये बात हुई है कि 7 लाख तक टैक्स लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से ये बात हुई है कि आम आदमी की सेविंग बढ़ेगी। लेकिन वहीं सर दूसरी तरफ जैसे कि आम आदमी की जो दैनिक जीवन में जो नेसेसिटी वाली जो थिंग्स है जैसे कि पेट्रोल डीजल, वहाँ पर आज की तारीख में रेगुलरली सर उनके दाम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जीएसटी लगानी चाहिए जिससे दाम कम हो, यहाँ पर टैक्स नहीं लग रहा है। तो सर कहीं ना कहीं ये सरकार की मोनोपोली हुई। तो इस पर सर आप क्या बताना चाहेंगे? आप बिल्कुल आपने सही सवाल किया। मैं अभी जब ये 5 लाख और 7 लाख वाला जो इशू आया तो उसमें अभी भी डिबेट चल रही है। डिबेट ये चल रही है कि 5 लाख से 7 लाख, इट मीन्स अगर मैं 5,10,000 हो गया तो भी मैं 5% टैक्स के दायरे में आ गया। एक थीम ये कह रही है। एक थीम कह रही है कि साहब नहीं, 5 से 7 के बीच में अगर 7 लाख से ऊपर आया तो आपको 5% टैक्स लगेगा। अब ये अभी भी सरकार इसका जवाब नहीं दे पाई है कि 5 लाख से 5.5 लाख हो गया तो क्या मैं 5% की श्रेणी में आ जाऊँगा? 5 से 7 का मतलब क्या हुआ? यही मतलब हुआ। दूसरी बात कि यार मुझे 7 लाख कमाने लायक तो बनाओ पहले, कोई रोज़गार से, किसी जरिए से, कोई और तरीके से, तमाम तरह की चीज़ों से। तो सवाल ये है कि हमारा पहला मुल्क है ऐसा कि आप टैक्स देते हैं, मैं टैक्स देता हूँ, उसके बाद भी जीएसटी देता हूँ, उसके बाद भी टोल टैक्स देता हूँ, उसके बाद भी तमाम तरह के टैक्स देता हूँ, इन सब चीज़ें देता हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ, दुबई इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? दुबई का सालाना एक टैक्स है, एक बार भरो मुफ्त, कहीं कोई टैक्स नहीं आपका। तो वो आज नहीं तो कल ये टैक्स की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हम कितने लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज, चावल ये बांट रहे हैं। वो उनका जो बोझ है वो आप पे आ गया, भरना ही पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे? तो ऐसा तो है नहीं। तो सवाल ये है कि आप देखेंगे कि आज भी दावा, ये आंकड़ा जब मैं सुनता हूँ कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है, तो मैं ये कहता हूँ सरकारों से कि हम भी पड़ताल कर रहे हैं इसकी कि वो 80 करोड़ लोग कौन है यार? मुझे नहीं लगता कि 80 करोड़ लोग बेरोजगारी के इतने लेवल के नीचे है। तो ये टैक्स वही एक वजह है कि जब तक ये बनेगा। अब मैं कल परसों बजट आने वाला है, मेरे को कल कोई बता रहा था कि राजस्थान का बजट मतलब 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तो मैंने कहा वो 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे और हमारी पैसा ज़्यादा लगा देंगे जो टैक्स देने वाले हैं। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, ये गलत है। नेक्स्ट आई एम मुस्कान फ्रॉम हरियाणा। मेरा सवाल ये है कि जो BBC डॉक्यूमेंट्री और नरेंद्र मोदी है, इसके ऊपर मतलब पहले तो इसे इंडिया में बैन क्यों किया गया और इसके मोदी जी के करैक्टर पर क्या इसका इफेक्ट पड़ा है? देखिए, इसके मैं एज ए जर्नल, मेरा एज ए इंडियन और एज ए जर्नलिस्ट दो तरह के इसके उत्तर है। एज ए इंडियंस मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान में अगर वो डॉक्यूमेंट्री झूठी है तो उस पर केस होना चाहिए। ओके, केस होना चाहिए कि साहब इसने गलत मेरी छवि खराब करने की। एज ए इंडियन मेरा सवाल है। एज ए मीडिया मैं ये कहूँगा कि आपका है ना, आपका फिल्म केंद्रीय प्रसारण बोर्ड, क्या नाम है उसका, क्या सेंसर बोर्ड, आप चेक कराओ सेंसर बोर्ड से। 50 फिल्में बनी, आप उससे करा लीजिए और बताइए ना उसको तसल्ली के साथ। आपके खुद के बैन करने से कुछ नहीं होगा। कोई एक बंदा चला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा उसकी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक उस फिल्म में कोई आपत्ति नहीं हो। पठान फिल्म की कितनी आपत्ति हुई? किसी ने देखी पठान फिल्म? यस सर, काफी। क्या पठान फिल्म में शाहरुख खान का जो रोल है एक राष्ट्रभक्त का रोल है। मैंने देखी उस पिक्चर को, मुझे लगा ही नहीं कहीं से इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन जितना उसका विरोध किया इतनी ज़्यादा चल गई वो डॉक्यूमेंट्री BBC की पता नहीं कितनी छोटी होगी, मैंने नहीं देखी उसको, लेकिन मेरा दावा है कि उसके बैन करने से ज़्यादा चर्चा मांगे। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उसकी, उस पर कोई कमेंट करना ठीक भी नहीं रहेगा। Sir, myself Arpita Yadav.
आई एम स्टूडेंट ऑफ BA फर्स्ट ईयर। माई क्वेश्चन इज़ कि नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है वहाँ से अक्सर नक्सलवाद के हमले की और वहाँ पे रेड कॉरिडोर भी है, इन सब की जो चर्चाएं हैं वो आती जा रही हैं। और जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वो अपने नदर्न इंडिया और सदर्न इंडिया के कंपैरिजन में वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी कम है। तो अभी जो ये बजट आया है यूनियन बजट 2023, तो इसमें गवर्नमेंट ने उसके लिए अलग से बजट भी एलोकेट किया है और वहाँ के ट्राइबल स्कूल्स के लिए एकलव्य स्कूल का भी उन्होंने प्रावधान किया है। तो और गवर्नमेंट इस पे क्या इनिशिएटिव ले सकती है कि और वहाँ से काफ़ी बार जो सेपरेटिंग की वहाँ के जो स्टेट्स हैं वो सेपरेट होना चाहते हैं इंडिया से, ये भी न्यूज़ आती रहती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है एंड उसके क्या कारण है? मैं आपको बता दूं, लक्षद्वीप हो गया, चाहे जितने भी आपका जो नॉर्थ ईस्ट के जो जितने भी देश है, आज वाकई बहुत संकट में, बहुत संकट में। क्योंकि आप देखेंगे उनका कि वहाँ जो भी घोषणाएं होती ना, उन घोषणाओं का पीछे भी जब तक सरकारें चुनाव को ध्यान में रखते हुए घोषणाओं से बाज नहीं आएगी, जब तक मैं उस घोषणा को बदलते हुए यकीन में तब्दील होते हुए देख ही नहीं पाऊंगा। हर इलेक्शन, अशोक गहलोत इलेक्शन आ रहा है, अशोक गहलोत अब बजट बना रहा है, अगले चुनाव को ध्यान में रखते हैं। मोदी जी ने बनाया ये 24 को ध्यान में रखते हैं। जो भी सरकार है, चाहे वो स्टेट की हो, केंद्र की हो, कोई छोटी सरकार हो, म्यूनसिपलिटी हो, जो भी हो, जो भी बजट बनाते हैं, एक सूत्रीय कार्यक्रम कि अगली बार ये इनके इन प्रकार जीत कैसे सकते हैं। इस थॉट से जब तक निकल नहीं पाएंगे, कोई बजट को मैं ठीक मानता ही नहीं। एकलव्य स्कूलों के पीछे आदिवासी, और क्या, एक ही मकसद, सीधा मकसद, तीर निशाने पे लगना चाहिए। हर बजट में आप यही देखोगे, इससे बाहर आना चाहिए, मेरा सुझाव है। तो फिर उसके लिए अब क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का भी डेवलपमेंट हो? क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ इलेक्शंस के लिए या इलेक्शंस को ही मेन सेंटर पॉइंट मान के यदि बजट वगैरह या फिर जो अपनी स्कीम्स लाएगी, तो फिर इससे तो कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा और वो हमेशा पिछड़े में ही रह जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब प्रश्न है कि हुआ क्या कि जितने भी छोटे प्रदेश है, मणिपुर हो गया, ये हो गया, ये तमाम देश, इनसे केंद्र सरकार को या स्टेट को कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं ऐसा। जैसे आपने देखा कि महाराष्ट्र की सरकार देखते देखते बदल गई। क्यों? महाराष्ट्र का रेवेन्यू बढ़ा है। राजस्थान में सरकार तोड़ने के प्रयास हुए क्योंकि यहाँ रेवेन्यू बढ़ा है। मध्य प्रदेश में सरकार देखते देखते बदल गई क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है। कर्नाटक में देखते देखते बदल गई क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है। ये जो जिन स्टेट के बात आप कर रही है, ये स्टेट वो है जिनको देना पड़ता है, वो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। आपके मेघालय को, मणिपुर को, इनको सबको देना है आपको। ये छोटे छोटे स्टेट, गोवा, बल्कि गोवा भी अब थोड़ा सा डेवलप हुआ है, बाकी एक समय था जो गोवा को भी देना पड़ता था। तो जो बड़े स्टेट है उसको कोई नहीं छेड़ता। आप बड़े स्टेट का फायदा देखो बजट में, और कर्नाटक को कितना फायदा मिला, ये तुलना करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा। Myself Meenal from Haryana. So my question is, अभी यूनियन बजट पास हुआ है, तो सर उसमें सरकार ने बहुत सारी कटौती की है सर, जैसे सब्सिडीज़ हैं, इनफैक्ट MG नरेगा है, तो उसमें भी सरकार ने कटौती की है। तो उसका रीज़न ये दिया गया है कि फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज़ इट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट एट ऑल? थैंक यू। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात कही तुमने। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कटौती वाली जो बात हुई ना, जिसमें एक कटौती ये हुई कि जो वृद्धावस्था के जो लोग होते थे 60 साल के ऊपर के, उनके रेलवे में आधा पैसा लगता था जो वो रेलवे में यात्रा करते थे। कोरोना में इसको बंद कर दिया। तो इनका एक डेपुटेशन मिला था केंद्र सरकार के लोगों से, वित्त मंत्री से, तो उन्होंने कहा हम इस पर देखेंगे। अभी आपने देखा होगा कि उनको भी कोई छूट नहीं मिली। और जो सांसद है, जो पूर्व सांसद है, वो रेलवे में फ्री है। कभी भी पूर्व सांसद भी यात्रा करेगा तो फ्री में करेगा। और जो भारत का नागरिक है, जो हकदार है, उसको कोई चांस नहीं मिलेगा। आप देखा होगा परीक्षाएं आती है, सरकारें क्या करती है, वही बता रहा हूँ आपको। परीक्षाएं आती है, बोले बसों में फ्री। आज महिला दिवस है, बोले बसें फ्री। ये इस सिस्टम से बाहर जब तक सरकारें नहीं निकलेगी, जब मैंने कहा था अभी राजस्थान सरकार का बजट आप देखना, परसों आ रहा है, तो वही देखना, बौछार विधवा पेंशन योजना ये हो जाएगी, गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री, ये फ्री। वो इसलिए कि आने वाला बजट 5 साल की जो सरकार होती है, उसमें पहला बजट कठोर होता है, क्योंकि उसको मालूम है 4 साल अभी और रहना है इसमें।
3 बजट और कठोर होते हैं, लास्ट बजट बिल्कुल आप देखना कि ऐसा होता है तो उदारता के साथ ले लो। अशोक गहलोत कहते हैं ना कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। कहाँ से लाओगे? माई सेल्फ सिया सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एज मीडिया जो है एक नेशन बिल्डिंग में, एक अवेयर नेशन बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो एज ए स्टूडेंट्स हम उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्या एक्शंस ले सकते हैं? देखिए, अगर आपको मीडिया लाइन में जाने का इंटरेस्ट है, अगर आप इंटरेस्ट रखती है, तो ये बहुत अच्छा फील्ड है। अच्छा फील्ड है ये करने का कि इसमें आपके पास एक हक है जो किसी नेता के पास नहीं है, जो किसी अधिकारी के पास नहीं है और जो किसी और बड़े अधिकारी के पास नहीं है। वो हक है कि आप अपनी बात को ढंग से लिख सकते हैं, बशर्ते वो सही होनी चाहिए। हमारे अखबार का एक ही वाक्य है कि गलत को गलत और सही को सही कहने की ताकत। अगर ये नहीं आपके पास तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर छापते रहिए लोगों के इंटरव्यू, मंत्रियों के इंटरव्यू छापते रहिए, उनकी चमचागिरी में करते रहिए, उनकी यात्रा कीजिए, वो कीजिए। ये एक ही वाक्य है। हम आपको एक चीज़ और बताता हूँ, चूँकि आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। हमारे अखबार ने एक कॉल लिया कि सब 62 एडिशन है हमारे, 12 राज्यों में 62 जगह से अखबार छपता है, 62 एडिटर है उसके, और करीब 12 स्टेट एडिटर है और हम 3 नेशनल एडिटर हैं। तो कंपनी का कॉल है कि हर महीने वो 62 एडिटर, वो 12 स्टेट एडिटर और 3 नेशनल एडिटर भी खुद अपनी एक स्टोरी करेंगे। आप बताइए सर, मैं नेशनल एडिटर हूँ, मैं क्यों स्टोरी करूँगा? तो इसके पीछे मकसद ये है कि हमारी कंपनी को काम कराने वाले लोग नहीं चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। बोले मैं तो 12 लोगों की टीम मैनेज करता हूँ, मैनेज नहीं। आप कल कलेक्टर बन जाएंगे और आपने तय कर लिया कि ये एक काम तो मैं खुद ही करूँगा। आपका लेवल कहाँ होगा, अंदाजा है आपको? आपको सारी पिक्चर आपके सामने होगी, सारी पिक्चर। मैं किस्सा बताता हूँ आपको। जोधपुर में घंटाघर एक बहुत जगह बड़ी जगह, तो वो जितने टूरिस्ट आते हैं उस घंटाघर को देखने के लिए आते हैं। ओके, उसके बगैर अधूरा है जोधपुर, मतलब उसमें ऐतिहासिक घड़ी और वो जो लगा हुआ है उसमें जाते हैं। तो एक इनकी लॉनेट प्लेटनी एक किताब आती है इनकी, टूरिस्ट गाइड बुक है वो, उसको टूरिस्ट गाइड बुक बोलते हैं, हर टूरिस्ट के हाथ में होती है। उस बुक में ये लिख दिया कि आप जब जोधपुर जाए तो घंटाघर मत जाइए, क्योंकि वो गंदगी से बिल्कुल ओत-पोत है। हमारा एक रिपोर्टर उसे लाया, निकाल के उसका ट्रांसलेशन करके हमने खबर अभियान पूर्वक चलाई, 5-7 दिन तक चलाया। कैसे यार, इतनी बड़ी बुक में नाम आ जाने का मतलब है कि जोधपुर की बदनामी। तो एक कलेक्टर थे वहाँ पे, तो छपा। फिर लास्ट में ये आया कि वो कलेक्टर साहब खुद वहाँ गए। तो हमारे न्यूज़ रूम में डिबेट हुई कि साहब इस खबर को कैसे छापना चाहिए। तो वो लगा था कि भास्कर इम्पैक्ट आए तो आखिर कलेक्टर पहुँचे और ये पहुँचे, ये पहुँचे, ये पहुँचे। मैंने नहीं, मैंने सिर्फ एक लाइन का एक एंगल बदला उसका, और एंगल ये दिया कि वो भास्कर की सब प्रयास तो लगाए। मैं लिखा, कचरे ने पहली बार देखा कलेक्टर। कलेक्टर के पास कहाँ टाइम जो कचरे को देखने जाए। कचरे ने कलेक्टर पहली बार देखा। वो सुबह जब वो निरंजन आर्य साहब की बेटी की शादी थी, बेटे की, अभी मेरे को मिले वो कलेक्टर साहब यहाँ शादी में, मेरे को मिले, मैं कहता हूँ उसका, बोले मैं कचरे वाला कलेक्टर। तो जिंदगी में चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बांधे रखती है। अगर उत्सुकता है तो जर्नलिज्म से अच्छा कोई फील्ड नहीं है। पहले पैसे नहीं मिलते थे, अब पैसे भी मिलते हैं। अगर आप में दम है, आप में खबरें लाने की खोजने की क्षमता है, डेफिनेटली। बिहार के, आप जैसा बिहार के क्या, बिहार में जो आदमी IAS की तैयारी करता है उसके 3 ही विकल्प है। पहले IAS बनना चाहता है, IAS नहीं बना तो नेता बनना चाहता है, नेता नहीं बना तो जर्नलिस्ट बनना चाहता है। नॉलेज भी अच्छा। जब हमने बिहार लॉन्च किया, मैं खुद था बिहार में 5 साल, हमने जो लॉन्च किया तो हमारे पास जितने लोग आए इंटरव्यू देने के लिए, उसमें 5 लोगों को लिया जो जर्नलिस्ट, ऐसे लोग लिए जो IAS बनने से रह गए, और वो आज भी काम कर रहे हैं अच्छे से। सर, आई एम शिखा फ्रॉम BA सेकेंड ईयर एंड मेरा क्वेश्चन जो प्रेजेंट स्टेटस है वीमेन का पॉलिटिक्स में और जुडिशरी उसके बारे में है।
जैसा कि हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल 3 वीमेन जजेस है और कोई भी सीजीआई अभी तक वीमेन नहीं बनी है। और पॉलिटिक्स में हम देखें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जहाँ उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे भी पंचपति जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत अच्छी बात कही तुमने। हमारी कंपनी ने भी एक कॉल लिया है कि साहब आपके फील्ड में अगर 10 जर्नलिस्ट लड़के हैं तो 2-3 लड़कियां भी होनी चाहिए। हम लोगों ने भी लड़कियों को आगे बढ़ाने का, हमारी पहला अखबार है जिसकी इंदौर की एडिटर लड़की है, उपमिता वाजपेयी। ओके, ये देश की पहली महिला है मृणाल पांडे के बाद। ओके, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये इसलिए है कि देखिए सिस्टम इतना करप्ट हो गया। मैं परसों की घटना बताता हूँ। वसुंधरा राजे थी मासवाड़ा में, डूंगरपुर। तो वहाँ क्या हुआ कि हमारे एक रिपोर्टर ने खबर छापी कि साहब इसमें वहाँ की जिला जो परिषद की अध्यक्ष है वो आई नहीं, जिला प्रमुख उसमें बीजेपी की है और आई नहीं उसमें। तो खबर छप गई। वो वहाँ के उसका मीडिया एडवाइजर थे वसुंधरा जी का, उसने मुझे फ़ोन किया कि साहब भास्कर ने आज हमारी फजीयत कर दी, वो आपने लिख दिया जिला प्रमुख आई नहीं वहाँ। तो मैंने कहा तो कौन आया? बोले उसका हस्बैंड था वहाँ पे। तो मैंने कहा उसके हस्बैंड को तुम जिला प्रमुख मान रहा है तो ये तुम मुझे मूर्ख बना रहा है क्या? मुझे जिला प्रमुख, हमने ये लिखा जिला प्रमुख नहीं थी। तो अब हमारे यहाँ क्या होता है, महिला जिला प्रमुख का पति जिला प्रमुख हो जाता है। ये गलत परंपरा है। इस पे सरकारें जब तक सख्त कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं करेगी कुछ नहीं होगा। हमने एक फोटोग्राफ छापा, पाली की नगर परिषद है उसका, आप चौंक जाओ इस फोटो कैसे छापा। ये नगर परिषद के सभापति महिला एक चेयर पे बैठी, मैन वो कुर्सी पे, बगल में उसका पति बैठा, और वो महिला का पीछे से फोटो लिया। वो लोगों की सुनवाई कर रहा है, वो एक पन्ने में श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम भर रही है, पीछे से फोटो खींचा हमने, श्री राम श्री राम। वो लाल सही का आजकल पता नहीं कोई फॉर्म आता, परीक्षा दे रही है, एग्जाम दे रही है, क्या दे रही है, वो उसका पति सुनवाई कर रहा है, फैसले वो कर रहा है। महिलाओं क्या होता है कि पढ़ी लिखी नहीं है, और फिर उसमें जातिवाद आ गया, कोटा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आगे नहीं बढ़ पाती। अब लड़कियां IAS बन रही ना, लड़कियां डॉक्टर बन रही ना, लड़कियां RS बन रही ना। तो ये लड़कियों पर डिपेंड है, आप पे डिपेंड है कि आपको करना क्या है। और जब तक देखिए आप पढ़ी लिखी है और आप जिला प्रमुख बन गई तो हो सकता है आप अपने पति की नहीं चल रहे थे, बोल नहीं आप बैठिए घर पे, मैं अपना नहीं। सबसे बड़ा सवाल है शिक्षा। शिक्षा की वजह से ये हो रहा है, अशिक्षा की वजह से। आदरणीय सर को जय हिंद। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह राघव है। इस समय प्रिंस डिफेंस एकेडमी के एकेडमिक हेड के पद पर हूँ सर मैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि बहुत दिनों से कंटिन्यू चल रहा है कि 10 फरवरी को आ रहा है, 10 फरवरी को आ रहा है, बचत बढ़त राहत के साथ बजट पर बहुत सारी चर्चा हुई और अखबार प्रिंट मीडिया फ्रंट छाप रहा है। अभी तक बजट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, लेकिन ये 3 शब्द चल रहे हैं, बचत बढ़त और राहत, और अखबारों के फ्रंट भी चल रहे हैं। क्या सरकारों के मीडिया पर दबाव तो नहीं होता, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे हम टेलीविज़न मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, उस पर दबाव तो नहीं रहता कहीं कि बजट आने से पहले फ्रंट अखबार के कंटिन्यू चल रहे हैं? आदरणीय सर, इस पर आपका क्या विचार रहेगा? इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं जो अभी बात कर रहा था ये उसी का सवाल है कि ये आखिरी बजट है सरकार का, इस सेशन का, इस सत्र का आखिरी बजट है। तो आखिरी बजट में यही होता है, बचत राहत और ये। तो मैं बोला ना 300 यूनिट बिजली फ्री कर देगा, विधवा पेंशन शुरू कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ये अंदाजा है, ये अंदाजा, कोई दबाव नहीं है। आप इसकी बात करो, राजस्थान में तो थोड़ा सख्ती है। मैं जो बिहार में एडिटर था, मैंने बिहार सरकार का जो कल सुबह बजट आने वाला है वो एक दिन पहले ब्रेक कर दिया। पूरी बजट की शीट हमारे पास हाथ लग गई और बता दिया कि ये बजट में आने वाला है। यहाँ हमने कोशिश कर रहे थे, हम भी 3 दिन से लगे हुए थे। मैंने कहा यार कोई पकड़ो किसी आदमी को जो बजट दे दे ताकि उसको ब्रेक कर दे एक दिन पहले। जो भी कह रहे ना बचत मिलेगी कि राहत मिलेगी, क्या मिलेगा, कुछ देने नहीं दे रहे, हाथ लगने नहीं दे रहे। तो ये आखिरी बजट है, इसलिए इसका अंदाजा है। दबाव कुछ नहीं, दबाव है मीडिया पे। मीडिया इस वक्त दबाव के दौर से ही गुजर रहा है, और जो मीडिया में काम कर रहे हैं उन्हीं को पता है वो कैसे काम कर रहे हैं। मैं प्रिंट में भास्कर की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई चैनल उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा वो कितना दबाव है। कोई मशीन हो ना, मशीन, उससे पता चलेगा नहीं कि दबाव कितना होगा। थैंक यू सर।
तो हम समापन की तरफ आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे अभी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लेकिन समय की सीमा है। आपने सभी क्वेश्चंस का बड़ा प्रभावी तरीके से जवाब दिया। आज की इस टेबल टॉक के बाद भी मैं मानता हूं कि आप अपनी तैयारी और प्रभावी तरीके से करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी प्रभावी तरीके से करेंगे, पहला ऑप्शन आपके पास यूपीएससी है, सेकंड आरपीएससी है, जैसा सर ने नेता वाला बताया उसकी अपने को ज़रूरत नहीं है, और थर्ड जैसे सर ने बताया कि यूपीएससी के बच्चे जर्नलिज्म में भी बहुत जा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। वो अच्छा करने का सबसे बड़ा कारण है कि उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो जाता है, एनालिसिस हो जाता है। तो आपके सामने एक कैरियर का नया ऑप्शन भी जुड़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ऑप्शन पे भी भविष्य में अपने पास अपने हाथ में विकल्प रहेगा कि हाँ, मेरे लिए ये फील्ड भी सुरक्षित है। तो मैं सर का आभार व्यक्त करता हूँ और आज सबकी तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सर का स्वागत और आभार करता हूँ।